हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक प्रोटिस्टा जगत के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो भी इस बुक में दिए गए हैं और जो भी अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत किंगडम प्रोटिस्टा के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अलैंगिक जनन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों, सही जो सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, कायिक प्रवर्धन गणना। गणना जो है ये अलैंगिक जनन के माध्यम से क्या करता है? कायिक प्रवर्धन के माध्यम से क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें अमीबा की, तो अमीबा में मुकुलन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि अमीबा में द्विखंडन नामक एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। हाइड्रा में मुख्य रूप से अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन प्रक्रिया होती है, जिसमें मुकुलन सबसे आम विधि है। हाइड्रा किसके द्वारा करता है? मुकुलन के द्वारा। ब्रायोफिलम में बीजाणु निर्माण नहीं होता, बल्कि यह वनस्पतिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है। जबकि गन्ने में कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कोष की जीव का उदाहरण है? तो दोस्तों, एक कोष की जीव है हमारा अमीबा। अमीबा जो है यह एक कोष की जीव है। दोस्तों, एक कोष की जीव वे जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। कोशिकीय जीवों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। एक कोष की जीव के उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सभी जो है क्या है? एक कोष की जीव है। सबसे छोटा एक कोष की जीव माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तथा सबसे बड़ा एक कोष की जीव क्या है? एसिटेबुलेरिया। क्या है? एसिटेबुलेरिया, जो कि एक शैवाल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कोष की जीव अपना आकार बदलता है? तो अपना आकार बदलता है वो है अमीबा। अमीबा जो है एक कोष की जीव है जो अपना आकार बदलता है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा पानी में पाया जाने वाला एक कोष की जीव है। यह भोजन के संग्रहण एवं गति करने के लिए सीडोपिया नामक अस्थायी उभारों को बाहर निकालता है और उन्हें वापस खींचता है, जिससे अमीबा के आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यूग्लिना नामक एक कोष की जीव भी अपने आकार को बदल सकता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा बदल सकता है? अमीबा और यूग्लिना दोनों ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है। दोस्तों, अमीबा में विखंडन के दौरान जो है ये जो विभाजन होता है ये किसी भी तल में हो सकता है। किसी भी तल में जो है विभाजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विखंडन के दौरान अमीबा अपनी कोशिका को दो समान भागों में विभाजित करता है और यह विभाजन एक नियत तल के अनुदिश होता है, जो कोशिका के केंद्र से संबंधित होता है। अमीबा प्रोटिस्टा समूह का हिस्सा है और इसे आमतौर पर पानी में, जैसे कि मीठे पानी, गंदे पानी, नमी वातावरण में पाया जाता है। कौन सा? अमीबा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा का जो है दोस्तों आकार बदलता रहता है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं जैसे एक कोष की अमीबा अपना आकार बदलते रहते हैं। कुछ जीवों कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्णतः विभेदित जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों, पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता जो है ये कहलाती है पुनर्जनन। क्या कहलाती है? पुनर्जनन कहलाती है। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता को पुनर्जनन या पुनरुद्भवन हम कहते हैं। पुनर्जनन की प्रक्रिया में जीव के शरीर के किसी हिस्से को काटने या तोड़ने पर भी हर टुकड़ा नए जीव में बदल जाता है।
यही क्या है, पुनर्जनन है। प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। किस किस में, प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो कोशिका विभाजन या विखंडन से जो है नए जीवों का निर्माण जो है ये एक कोश की जीव में होता है। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में। दोस्तों एक कोश की जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। एक कोश की जीव में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन सहित सभी जीवन प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में होती है। ये जीव आमतौर पर अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं। एक कोश के जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं? तो दोस्तों ये जीव है हमारा अमीबा। अमीबा जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दोस्तों अमीबा की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका पाचन भोजन रिक्तिका में होता है। अमीबा अपने भोजन को सीडोपिया कूटपाद के माध्यम से पकड़ते हैं और निगलते हैं तथा इनके भोजन निगलने की प्रक्रिया को फागोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फागोसाइटोसिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। दोस्तों अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन जो है ये किसी भी तल में हो सकता है, मतलब कोई भी तल में। दोस्तों अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन कोई भी तल में हो सकता है। अमीबा में द्विविभाजन प्रक्रिया के जरिए अलैंगिक जनन होता है। इस प्रक्रिया में अमीबा के केंद्रक में मौजूद डीएनए दो समान भागों में बढ़ जाता है और फिर कोशिका द्रव्य और झिल्ली भी दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरह एक अमीबा से दो छोटे अमीबा बन जाते हैं और अमीबाओं में विभाजन की यह प्रक्रिया किसी भी तल पर हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन पादप सीडोपिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? दोस्तों सीडोपिया जो है ये क्या कार्य करता है, ये क्या है, गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध होते हैं। सीडोपिया क्या, गमन और पोषण के लिए। दोस्तों पादप कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध है जो कोशिकाओं को गति करने और भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। पादप के कारण अमीबा में आकार बदलता है और वह गति करता है। पादप के द्वारा अमीबा भोजन भी ग्रहण करता है, तो सीडोपिया के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो दोस्तों एकल कोशिका जीव है अमीबा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अमीबा एक कोश की जीव है। लाखों साल पहले धरती पर जीवन एक कोशिका से विकसित हुआ है। इन एकल कोशिकाओं को एक कोश की जीव कहते हैं। एक कोश की जीव में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन सहित सभी जीवन प्रक्रियाएं एक कोशिका में होती है। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव हम कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दशा दर्शाता है? तो दोस्तों मलेरिया परजीवी जो है ये बहुखंडन के द्वारा प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। कौन सा, बहुखंडन प्रकार का। दोस्तों मलेरिया परजीवी बहुखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम कई विखंडनों द्वारा प्रजनन करता है। इसमें नाभिक विभाजन से गुजरते हुए कई नाभिक उत्पन्न करता है। विखंडन एक एकल इकाई का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन और अलग अलग पूर्ण जीवों को उत्पन्न करने के लिए उन भागों का पुनर्जनन है। विखंडन क्या है, एक एकल इकाई का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन और अलग अलग पूर्ण जीवों को उत्पन्न करने के लिए उन भागों का क्या है, पुनर्जनन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कोश की पक्षमाभी जीव है? दोस्तों एक कोश की पक्षमाभी जीव है हमारा ये पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है। दोस्तों पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम एक कोश की प्रोटोजोआ संघ का जीव है। इसके मुख्य प्रचलन अंग को पक्षमाभी या सिलिया कहते हैं। यह अपने प्रचलन अंग पक्षमाभ से गमन करता है जिसे पक्षमाभी गति कहा जाता है। इस अंग का उपयोग वह भोजन को इकट्ठा करने में भी करता है। किसका उपयोग, पक्षमाभी का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से पुनरुद्भवन पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए।
दोस्तों पुनर्जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है, ये सत्य कथन है दोस्तों। ये विशेषीकृत कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या में नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है, गलत बात है दोस्तों, अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित नहीं करता। हाइड्रा और प्लेनेरिया जनन की पुनर्जनन विधि दर्शाते हैं, तो ये भी सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, पुनर्जनन क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए बदलने या बहाल करने की प्रक्रिया है। पुनर्जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं कार्य करती है। ये विशिष्ट कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या में नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है। कुछ जीवों में पुनर्योजी क्षमता होती है, जैसे मीठे पानी में पाए जाने वाले जीव हाइड्रा को आधा काट देने पर दो पूर्ण शरीर बन सकते हैं, तथा प्लेनेरिया भी शरीर के किसी हिस्से के पुनर्जनन की क्षमता रखते हैं। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है ये पुनर्जनन की क्षमता रखते हैं, दोनों आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? तो ये है दोस्तों हमारा क्या, पक्षमाप। पक्षमाप जो है ये भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है। पक्षमाप जिसे हम सिलिया भी बोलते हैं दोस्तों, ये भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है, जो पैरामीशियम की सतह पर मौजूद होते हैं और भोजन को कोशिका के अंदर क्या करते हैं, धकेलते हैं। पैरामीशियम एक कोश की जीव है। पैरामीशियम फेगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन के कणों को अपनी कोशिका झिल्ली से घेरकर उन्हें निगलता है और खाद्य रिक्तिका बनाता है, जिससे पोषण प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एक कोश की जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? दोस्तों द्विआधारी विखंडन जो है ये लिस्मेनिया में होता है। किस में होता है, लिस्मेनिया में। दोस्तों लिस्मेनिया एक कोश की जीव की कोशिका एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है। दोस्तों एक कोश की जीव लिस्मेनिया की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है, जबकि प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? दोस्तों परजीवी जीव नहीं है तो ये है हमारा कौन सा, अमीबा। अमीबा जो है ये परजीवी जीव नहीं है। जू, अमरबेल और किलनी जो है ये परजीवी जीव है। दोस्तों परजीवी का अभिप्राय ऐसे जीव से है जो किसी दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। परजीवी दूसरे जीव से अपना भोजन और आवास प्राप्त करते हैं, जैसे जोक हो गया, फीताकृमि हो गया, मच्छर हो गया, टेपवर्म, प्रोटोजुआ, अमरबेल, वायरस, रेफ्लेसिया, मोनोट्रोपा, ये सभी क्या है, परजीवी है, जो क्या करते हैं, दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक कोश की जीव है? तो दोस्तों पैरामीशियम जो है ये एक कोश की जीव है। देखते हैं अगला। यह एक निश्चित आकृति का एक कोश की जीव है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं, जिन्हें पक्षमाविका कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। तो यह है हमारा पैरामीशियम। कौन सा है ये, पैरामीशियम है। पैरामीशियम सूक्ष्म एक कोश की प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। यह सिलिया की सहायता से गति करता है। पैरामीशियम तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। युगलिना एक कोश की प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी हम कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है दोस्तों, किसमें, युगलिना में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है? दोस्तों अमीबा में भोजन का ग्रहण जो है ये शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा। दोस्तों अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। अमीबा एक कोश की अनिश्चित आकार का जीव होता है। कैसा होता है, अनिश्चित आकार का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है? यहाँ पे ए और बी के बारे में हमको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ए और बी जो हो जाएंगे हमारे, वो क्या क्या हो जाएंगे? तो ए जो है हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा खाद। ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा पादाप, भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहा है। ये जो क्या हो जाएगा ए वाला, ये हो जाएगा हमारा ए पादाप।
ये क्या हो जाएगा, पादाप, जहाँ से भोजन का क्या हो रहा है, अंतर्ग्रहण हो रहा है। और बी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बी हो जाएगा हमारा खाद्य राजधानी, जहाँ क्या हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला, ये बी, जिसे हम खाद्य राजधानी बोलेंगे, जिसे जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे भोजन का पाचन हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पादाप, भोजन का अंतर्ग्रहण, और खाद्य राजधानी जहाँ भोजन का पाचन हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अमीबा में अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह के कूटपाट द्वारा ग्रहण कर पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों वह कोशिकांग है हमारा संकुचनशील राजधानी। संकुचल राजधानी जो है, ये कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। इसे जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अमीबा में उपस्थित संकुचनशील राजधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। अमीबा परासरण, नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील राजधानी का ही प्रयोग करता है। राजधानी को ढकने वाली झिल्ली को हम बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। जो राजधानी को ढकती है झिल्ली, उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों बाइनरी विखंडन। क्या कहलाता है, ये बाइनरी विखंडन कहलाता है, जिसमें एक जीव विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, बाइनरी विखंडन। दोस्तों अमीबा की खोज जो है, ये 1755 ईस्वी में रोजेनहाफ ने की थी। यह एक कोश की सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव होता है। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। अमीबा जैसे एक कोश की जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, द्विविभाजन या द्विखंडन या बाइनरी विखंडन कहलाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन कैसे करता है। तो अमीबा जो प्रजनन है, ये करता है किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा। किसमें, द्विखंडन के द्वारा जो है अमीबा में प्रजनन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्यूडोपिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो अमीबा में मौजूद होता है स्यूडोपिया, जिसकी कैसी होती है, ये अंगुली जैसी इनकी संरचनाएं होती है। दोस्तों स्यूडोपिया, जिसे हम कुटपाद भी बोलते हैं, ये अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। अमीबा में कुटपादों स्यूडोपियोपोडिया द्वारा गमन होता है। अमीबा इन कुटपादों की सहायता से किसी भी दिशा में चल सकते हैं। जब अमीबा में नए कुटपाद बनते हैं तो पुराने कुटपाद समाप्त हो जाते हैं और इनका जीवद्रव्य जो है, ये नए कुटपादों में आ जाता है। इस प्रकार अमीबा में गमन कुटपादों द्वारा होता है। स्यूडोपिया मुख्य रूप से एक्टिन तंतु के होते हैं। किसके, एक्टिन तंतु के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है। दोस्तों क्लेमाइडोमोनास जो है, ये किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। किससे, किंगडम प्रोटिस्टा से। दोस्तों किंगडम प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकेरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इस जगत में विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाइम मोल्ड एवं प्रोटोजोआ आदि आते हैं। इनमें श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है एवं इनके केंद्रक झिल्ली, गॉल्जिकाए, कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि सभी अंग पाए जाते हैं। कहाँ पे, केंद्रक झिल्ली में। क्लेमाइडोमोनास अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एवं डाइटम आदि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एवं डाइटम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो बहुविखंडन के द्वारा जो है, ये प्लाज्मोडियम जो है एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, जिसमें जनक कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो ये है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीव जो है, ये बहुविखंडन द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। निम्न में से कौन सा एक कोश की जीव का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है हमारा कौन सा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है, ये एक कोश की जीव का उदाहरण है।
दोस्तों प्रोटोजोआ एक कोष की यूकेरियोटिक जीव होते हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनिलिडा बहुकोष की यूकेरियोटिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा से ही है। संघ एनिलिडा में जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? केंचुआ आता है। और बात करें संघ इकाइनोडर्मेटा की, तो ये संघ इकाइनोडर्मेटा प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा है। ये समुद्रवासी होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्रवासी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं द्विखंडन। क्या कहा जाता है? द्विखंडन कहा जाता है। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इनमें द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोष की, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है? तो हम इसे रखेंगे प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। इस जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइट तथा प्रोटोजोआ आदि जीव आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा जगत खत्म होता है। अब द्विनाम पद्धति के कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों कैरोलस लिनियस ने। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के दो अंग होते हैं जो जीव के वंश और जाति को बताते हैं। जैसे एलियम सेपा जो प्याज का नाम है, यहाँ एलियम वंश है और सेपा क्या है? यहाँ पे जाति है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। दिमित्री मेंडलीव को तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण तथा क्लाउड लुइस बर्थोलेट को रासायनिक संतुलनों के सिद्धांत प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। दोस्तों कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसलिए उन्हें वर्ग की टैक्सोनॉमी का जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के पश्चात उस वर्गीकीविद का नाम लिखा जाता है जिसने सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जीव की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो किसे जो है जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक ये माना जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी जो है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इसके जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।